नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज सुबह से या यूं कहिए कि कल देर रात से ही पूरे भारत में औरंगजेब प्रेमी गैंग जो है वो लगातार बेशर्मी भरे बयान दे रहा है। पूरे मीडिया में औरंगजेब प्रेमी गैंग के बेशर्मी भरे बयान जो हैं वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। कोई औरंगजेब को महान बता रहा है, कोई कह रहा है कि औरंगजेब ने तो कितने मंदिर बनवाए थे, कोई कह रहा है औरंगजेब के राज में हिंदुस्तान जो है वो उसकी सीमाएं जो है वो पूरी तरह से जो है दूर दूर तक फैली थी। कोई कह रहा है औरंगजेब के राज में जो है वास्तव में भारत की जीडीपी बड़ी स्ट्रांग थी। और औरंगजेब प्रेमी गैंग जो है वो लगातार इस तरह के बयान दे रहा है, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने की थी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और उन्होंने इस पूरे बयानबाजी की शुरुआत की थी। जब उनका पहला बयान आया उसके बाद से इसका लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो गैंग है दरअसल ये इसलिए मैदान में उतरा है क्योंकि हाल फिलहाल में एक फिल्म आई है छावा, आपने शायद देखी होगी छावा फिल्म। ये जो छावा फिल्म है ये औरंगजेब का असली चरित्र देश को दिखा रही है। एक तरफ छावा फिल्म औरंगजेब का असली चरित्र भी दिखा रही है, तो दूसरी तरफ जो संभाजी थे, वीर संभाजी महाराज जो हैं, उनका राष्ट्र प्रेम जो है और उनकी जिजीविषा, उनकी वीरता की कहानियां भी इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश में लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये फिल्म जब देखने जा रहे हैं तो वो सिनेमा हॉल से रोते हुए आ रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म में जो असल इतिहास था वो दिखाया गया है। और असल इतिहास क्या था? असल इतिहास ये था कि वीर शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिन तक, जी हाँ 40 दिन तक औरंगजेब ने उन्हें अजीब अजीब थी अमानवीय यातनाएं दी थी। सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम को कबूल कर ले, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ साफ कहा कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। और उसके बाद ये जो क्रूर औरंगजेब था, आताताई औरंगजेब था, उसने संभाजी महाराज के नाखून खिंचवा दिए, उनकी आंखें फोड़ दी, उनके शरीर का एक एक जो अंग था वो काट दिया। लेकिन संभाजी महाराज अपनी बात से डिगने के लिए तैयार नहीं हुए और औरंगजेब के सामने उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। और उसके बाद 40 दिन बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या कर दी। ये पूरी कहानी जो है औरंगजेब का जो असली चरित्र था वो दिखा रही है। अब जैसे ही औरंगजेब का असली चरित्र लोग देख रहे हैं, संभाजी महाराज का जो असली देश प्रेम था, अपने धर्म को लेकर उनका जो प्यार था, वो लोग जब देख रहे हैं तो उसके बाद से देश में तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सवालों से घबराकर औरंगजेब प्रेमी गैंग जो है वो मैदान में उतरा है। लेकिन कल से आज तक जब लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे ना, और जब अब भी आ रहे हैं, तो ये चर्चा सभी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि औरंगजेब के प्रति इतना प्यार दिखा रहे हैं। कोई कारण तो होगा औरंगजेब से इतना प्यार दिखाने का, औरंगजेब के गुणगान करने का। आखिर आप औरंगजेब की औलादें तो नहीं हैं। औरंगजेब की औलादें होती तो अलग बात थी, लेकिन औरंगजेब की औलादें तो आज जो है देश के किसी कोने में वो जो है झोपड़पट्टी में रहती हैं। क्या उनका हाल है, उसकी कुछ तस्वीरें वायरल हैं। तो आप औरंगजेब की औलाद तो है नहीं, फिर औरंगजेब से आपको इतना प्यार क्यों है? लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तब आपको दरअसल समझ में आएगा। ये जो औरंगजेब से प्यार है ये इसलिए है क्योंकि जिन्हें हिंदुओं से नफरत है उन्हें औरंगजेब से मोहब्बत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो औरंगजेब प्रेमी गैंग है ना, इनके तमाम चेहरों को आप देखिएगा, ये सभी वो चेहरे हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का विरोध करते रहे। ये सभी वो लोग हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद आज तक वहां पर रामलला के दर्शन करने नहीं गए।
तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को समझिए। जिन्हें हिंदुओं से नफरत है उन्हें ही औरंगजेब से मोहब्बत है। ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ना, ये साफ तौर पर दिखता है। लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको साफ तौर पर दिखेगा। पहले जो है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी आते हैं, और उसके बाद अब कांग्रेस के कई नेता खुलेआम जो हैं औरंगजेब की, जो उनकी प्यार की पींगे हैं उनसे बढ़ा रहे। औरंगजेब के प्रति जो उनके मन में जो प्यार है ना, वो जैसे उमड़ उमड़ के गिर रहा है। आज दो टूक में इसी सब पे चर्चा भी करेंगे और इस औरंगजेब प्रेमी गैंग को बेनकाब भी करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और जरूर कहूंगा, और वो ये कहूंगा और इस पर चर्चा भी जरूर करेंगे। ये जो औरंगजेब प्रेमी गैंग है, क्या कसूर इनका इसलिए है क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है, या दरअसल आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में ये जो नेहरू जी ने जो देश को इतिहास पढ़ाया, क्या वो इतिहास पढ़ते पढ़ते सबकी आंखें जो है फूट गईं? वो वामपंथियों का लिखा जो कचरा ज्ञान था, वामपंथी इतिहासकारों का लिखा जो इतिहास था, क्या वो इतिहास इसके लिए जिम्मेदार है कि आज भी लोग औरंगजेब के प्यार में जो है पागल घूम रहे हैं? इन सब पे आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं औरंगजेब प्रेमी गैंग और इस पर किस तरह से हमलावर हैं बीजेपी और शिवसेना जो है उसके कुछ नेता। सुनिए जरा। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। औरंगजेब की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे, औरंगजेब का सेनापति हिंदू था, तो हिंदू कैसे खतरे में था वो मुझे बता दो भाई। जीडीपी 27% थी, 27% पे थी, हैं? 49 साल वो बादशाह रहे, और मुगलों को आक्रांता भाग रहा है, यहीं पैदा हुआ, यहीं मर गए। औरंगजेब भी इसी तरीके का बादशाह था जैसे इतिहास के अंदर दूसरे बादशाह हुए। उसके साथ हिंदू लोग भी थे, उसके साथ मुसलमान लोग भी थे। उसने लोगों को मरवाया भी है, उसने लोगों को नवाजा भी है। जो एटीट्यूड दूसरे बादशाहों का रहता था वही उसका था। वो सिर्फ बादशाह था। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए। पेशवा से ज़्यादा क्रूर कौन हो सकता है? अब बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 150-200 वर्ष पहले की ही बात कह रहा हूँ कि दलित और पिछड़ा पेशवा के राज में गले में हांडी बांध करके और कमर में झाड़ू बांध करके चलते थे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि ये अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए।
तो शिंदे कह रहे हैं कि जिसने औरंगजेब के प्रति इतना प्यार दिखाया उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन सवाल यह किस किस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। यहां तो पूरी लंबी फेहरिस्त है। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की थी और अब कांग्रेस के तमाम नेता, ये जो औरंगजेब प्रेमी गैंग है, इसमें शामिल हो चुके हैं। इनका बिल्ला लटका लटका कर घूम रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। और जिसका अभी जिक्र हो रहा था ना, जो दो ऐसे नेता, कांग्रेस के नेता जो अक्सर राहुल गांधी जी जब संसद में बोलते हैं उनके इर्द गिर्द जानबूझकर बैठाया जाता है, उसमें से एक इमरान प्रतापगढ़ी, वो औरंगजेब की कब्र पर गए थे फातिहा पढ़ने। और दूसरे आज जो औरंगजेब को महान बता रहे हैं वो है इमरान मसूद। इमरान मसूद वही है बोटी बोटी वाले जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने की बात करते थे। तो आप समझ सकते हैं ये जो देश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात करते हैं, ऐसे इमरान जो मसूद हैं वो औरंगजेब प्रेमी निकल रहे हैं। तो उसमें हर्ज क्या है? समाजवादी पार्टी जिन्होंने राम मंदिर राम जो भक्त थे उन पर गोलियां चलवाई, अगर वो औरंगजेब प्रेमी निकल रहे तो उसमें किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए, किसी को हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो हम जरूर पूछेंगे, आखिर औरंगजेब से ये प्यार नया नया है क्योंकि छावा आई है, या कोई पुराना प्यार है जो अब हिलोरे मार रहा है? इन सब पे सवाल करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में, फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं, बहुत जल्दी मेरे साथ 4थे मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी। मेरे साथ आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ बहुत जल्द राधिका खेड़ा बीजेपी से जुड़ेंगी। लेकिन शुरुआत में अशोक यादव जी आपसे कर रहा हूँ। अशोक यादव जी, जो अबू आज़मी की लाइन थी, क्या ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? बहुत सारा समय आपको मिलेगा चर्चा करने का, लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ क्या ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक लाइन है? क्योंकि अभी तक तो एक ने बोला था, अब तो बड़े सारे लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक जी, मैं स्पष्ट बता दूं, अबू हासिम जी की लाइन या जो बात उन्होंने बोली है वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं है। इसको मोटे अक्षरों में माना जाए। उन्होंने जो बोला उनका व्यक्तिगत बयान था, और उस व्यक्तिगत बयान पे उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया, अपने बयान को उन्होंने वापस लिया है। और इस बात को मुझे लगता है कि अब इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने शुरू में अपने उसमें दिखाया टीजर में छावा मूवी का नाम लिया, तो कोई भी मूवी जब बनती है अशोक जी, तो किसी भी किरदार पर अगर बनती है तो हूबहू नहीं रहता है, उसमें लिखा डिस्क्लेमर लिखा जाता है कि वो घटनाओं से प्रेरित है, वो जीवन पर आधारित है, लेकिन इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये तमाम बातें डिस्क्लेमर में बताई जाती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा दिखाया जाता है वैसा अशोक यादव जी, आपने फिल्म देखी है क्या? नहीं, देखिए अब इतना समय नहीं मिलता। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं नहीं कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी होगी, समय नहीं होता, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप कैसे कह रहे हैं डिस्क्लेमर होता है? डिस्क्लेमर ये मैं और दूसरी बात ये है, ये पूरी फिल्म एक किताब पर लिखी गई है, और वो किताब जो है वो महाराष्ट्र की सच्ची कहानियों पर है, महाराष्ट्र के सच्चे इतिहास पर है। दुर्भाग्य से वो इतिहास हमें इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो हमारा इतिहास था, वास्तव में सच्चा इतिहास था, वो हमको नहीं पढ़ाया गया। इसलिए सवाल छावा का नहीं है, सवाल इसका नीचा। आपने कहा ठीक है आधिकारिक लाइन नहीं है, तो मतलब माना जाए कि औरंगजेब क्रूर शासक था, ये बात, क्योंकि अब तो कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं कि क्रूर शासक नहीं था औरंगजेब। तो अब ये अलग बात है कि अब ये गठबंधन में क्या चल रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस पार्टी ने कहा, जिस पार्टी के नेता ने कहा कि वो क्रूर शासक नहीं था, वो पार्टी पीछे हट रही है, कह रही है हमारी आधिकारिक लाइन नहीं थी। हालांकि अवधेश प्रसाद जी जो आपके सांसद हैं उन्होंने भी जो है सपोर्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता खुलकर मैदान में आ गए आपकी पार्टी के नेता के सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दरअसल औरंगजेब का सच क्या है आपके हिसाब से, आपकी नजरों से? अशोक जी देखिए, जो इतिहास में जो चीजें लिखी गई हैं, जो इतिहासकारों उस दौर के जो इतिहासकारों ने जो बातें लिखी हैं, उस बात को आप वर्तमान में किसी टाइम मशीन में बैठ करके पीछे जाकर के उसको आप सुधार नहीं कर सकते, न तो उसको मिटा सकते हैं, न तो उसमें एक लाइन बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीजें इतिहास किताब में लिखी हैं
और जो सही था वही लिखा हुआ है, इसमें कहां कोई डिनाई कर रहा है। लेकिन मतलब वो क्रूर शासक था, वो क्रूर शासक था। अशोक जी, दो तीन चीजें मैं बताऊंगा। जैसे आप 2-3 शब्दों को ले लीजिए, एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, एक उत्पीड़न। ये उत्पीड़न और भेदभाव जैसा औरंगजेब के शासन में था वैसा पेशवाओं के शासन में बहुत था। बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल, मैं यही चाह रहा था, मैं यही चाह रहा था। देखिए एक मिनट, आप एक रुकिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे मालूम था ये होगा और मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था। अब औरंगजेब की तुलना पेशवाओं से की जा रही है, ठीक है ना, कि औरंगजेब का जो काला क्रूरतम इतिहास है उसको छुपाने के लिए औरंगजेब को महान सीधा सीधा नहीं बता पा रहे, तो अब जो है ये बताया जा रहा है पेशवा जो है वो भी औरंगजेब जैसे क्रूर थे, वो भी औरंगजेब जैसे क्रूर थे पेशवा। तो ये जो है ये जो शुरुआत, ये जो ढक छिप का जो खेल खेला जा रहा है ना अशोक यादव जी, मेरा आपसे निवेदन है, ढक छिप के मत खेलिए सर, खुले आइए, खुला खेल फर्रुखाबादी, खुला खेल फर्रुखाबादी। अगर औरंगजेब क्रूर था तो था, मानिए, और अगर औरंगजेब क्रूर नहीं था तो मानिए कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। ये ढक छिप के खुला खेल फर्रुखाबादी। नहीं देखिए, नहीं आप सुनिए, औरंगजेब की तुलना उलना में मत जाइए, अभी मैं तुलना में नहीं जा रहा हूं, अभी तुलना में नहीं जा रहा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, औरंगजेब क्या क्रूर था? क्योंकि आपने कहा इतिहास में कुछ बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। इतिहास की किताबों में इतिहास जो आधुनिक इतिहास लिखा गया वो तो कैसे लिखा गया उसके ऊपर भी मैं जिक्र करूंगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन औरंगजेब की जो खुद का इतिहास है, जो औरंगजेब की जो खुद की जो बायोग्राफी है, आधिकारिक बायोग्राफी है, उसका कच्चा चिट्ठा मैं लेके बैठा हूं। और इससे क्रूर, इससे घृणा, इससे हिंदुओं से घृणा करने वाला इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता औरंगजेब जैसा। मैं उस सबको इतिहास को मैं आगे पढ़ना शुरू करूंगा बहुत सारे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं औरंगजेब क्रूर शासक था कि नहीं था, हिंदू हेटर था कि नहीं था, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं। अशोक जी, हिंदू हेटर अगर कहा जाए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो जो देश की 85% वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं मैं, ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सुनिए, नहीं अशोक यादव जी एक मिनट, अशोक यादव जी एक मिनट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो आपसे ज्यादा हिंदू हेटर कोई हो नहीं सकता, लेकिन मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको भी हिंदू हेटर कह सकता हूं, क्योंकि आपकी समाजवादी पार्टी जितना हिंदुओं से नफरत करती है उतना तो कोई भी नहीं करता। लेकिन मैं सुनिए, मैं आपके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरी चर्चा सीधा आज औरंगजेब पर है, क्योंकि यह पता चल जाना चाहिए देश को कौन औरंगजेब, ये जो औरंगजेब प्रेमी गैंग है ये कौन सा है। आप कह रहे हैं हमारी आधिकारिक लाइन नहीं है, मैं आपसे पूछा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मत जाइए, औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करने वाला शासक था या नहीं था, बताइए। अशोक जी, मैंने इस सवाल का पहले ही जवाब दे दिया था और मैंने बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, जो उत्पीड़न था, वो उत्पीड़न औरंगजेब से लेकर के पेशवाओं से लेकर के भाजपा तक, औरंगजेब से लेकर के पेशवाओं तक, औरंगजेब से लेकर, क्योंकि औरंगजेब को बचाना है इसलिए पेशवाओं को भी आज डिबेट में घसीट कर लाना है। ये देखिए, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है। मैं रुकिए, अब रुकिए, आपने पेशवाओं को, अब आपने पेशवाओं को घसीट लिया ना, अब आपने पेशवाओं को घसीट लिया तो मुझे लगता है आनंद दुबे बताएंगे। आनंद दुबे, पेशवा भी उतने ही क्रूर थे जितने औरंगजेब थे। ये आपकी पार्टी के, आपके सहयोगी दल के जो है प्रवक्ता आपके सामने बैठकर कह रहे हैं पेशवा भी उतने क्रूर थे जितने औरंगजेब थे, तो फिर बात तो बराबरी की हो गई। अशोक भाई, बड़ी पुरानी चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। जिसकी जो भावना है वैसे प्रभु उसको दिखाई देते। हमको छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज में प्रभु दिखाई देते, किसी को औरंगिया में अपना प्रभु दिखाई देता है। अब बताइए, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। पेशवा कोई जाति धर्म, कोई जात धर्म नहीं है। पेशवा मतलब जो अष्ट प्रधान होते हैं, एक राजा, एक महाराजा के पास कुछ नवरत्न होते थे या अष्ट प्रधान होते थे, अलग अलग संज्ञा है उसपे। उसमें जो सबसे आगे जो होता था, मतलब जो सबसे योग्य होता था, उसको पेशवा कहा जाता था। तो पहले पेशवा रहे छत्रपति शाहू जी महाराज के पास
विश्वनाथ बालाजी, जिनके पुत्र थे, आपको याद होगा कि बाजीराव। अब बताइए, बाजीराव एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने पूरे भारत में कोई भी लड़ाई हारी ही नहीं। उनकी सारी लड़ाई मुगलों के खिलाफ थी, आताताइयों के खिलाफ थी, आक्रांताओं के खिलाफ थी। अब ठीक है, अब किसी को ज्ञान नहीं है तो अशोक भाई मैं इतने कम समय में पूरे चैनल पे बैठ के इतना नहीं बता पाऊंगा। अरे सर सुनिए ना, इसीलिए पता है आपने भाई सही कहा, टेलीविजन चल, इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी इंडी गठबंधन की ना बैठ के कर लिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दिया करिए अपने सहयोगियों को। आप लोग ज्ञान नहीं देते ना तो इस तरह से आप लोगों की फजीयत करवाते हैं पब्लिक में आके। तो थोड़ा ज्ञान दिया करिए, थोड़ा इंडी गठबंधन में प्यार मोहब्बत बढ़ाइए, औरंगजेब को छोड़िए, बैठ के करा करिए, ज्ञान बढ़ाइए। ऐसा है कि हम राजनीतिक दल हैं, कभी कभी गठबंधन करते हैं अशोक भाई, लेकिन जब बात राष्ट्र की हो, बात देश की हो, तो फिर वहां समझौता नहीं होता। देखिए, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे औरंगिया हो, और चाहे कोई भी मुगल शासक रहा हो, ये हमारा हीरो नहीं हो सकता, ये हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श हैं राजा राम, राजा कृष्ण, हमारे आदर्श हैं गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और पेशवा भी इसलिए हमारे आदर्श रहे कि उन्होंने हमेशा अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ाई लड़ी है, देश के लिए लड़ाई लड़ी। अब जिसको इतिहास नहीं पता पेशवाओं का, फिर वो अब कुछ भी कहे तो मैं उस पर क्या कहूं। तो ये जो औरंगिया के जो समर्थक या जो उसका नाम ले रहे हैं, मैंने कल ही बयान जारी किया था, बहुत सारे चैनलों पे चला है, आपके पास भी भेजा था, कि जो औरंगिया को मानने वाले लोग हैं वो चले जाए पाकिस्तान। उनके जाने का जो किराया है वो आनंद दुबे बेचारे चंदा लाके भरेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको भगाओ यहाँ से, क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान में औरंगजेब की महिमा मंडन की जाती है। अगर हमारे हिंदुस्तान में आपको रहना है तो कम से कम औरंगिया से तो दूरी बना के रखनी होगी। आनंद दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि पहली टिकट किसकी कटवाएंगे, क्योंकि अब तो बड़े सारे नाम आ गए। मैं भी इसमें आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कुछ जो उसका किराया है ना, वो मुझे लगता है सभी हिंदू मिलकर के। आप बताइए पहली टिकट किसकी कटवाना चाहते हैं? अभी तो कई सारे नाम आए। जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने सभी के सहयोग से वाराणसी में बीएचयू बना दिया, वैसे आनंद दुबे और अशोक श्रीवास्तव जी सभी के सहयोग से उनकी टिकटों का नहीं सर, तो वो ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान मसूद की टिकट कटवाएंगे। इमरान जो है, मसूद जो है, इमरान प्रतापगढ़ी की, इमरान मसूद की जो है कपिल सिब्बल की, या फिर जो है अब जितने लोग उदित राज की, किनमें से आप पहली टिकट किसके लिए कटवाना चाहेंगे मुझे बताइए। जो लोग भी औरंगजेब के समर्थक हैं, अरे सर बहुत सारे लोग हैं। सुनिए सर, वेग नहीं, सुनिए वेग नहीं। पहला टिकट किसका? पहला टिकट किसका? बस लेके जाऊंगा। पहला टिकट नहीं, बस तो नहीं। अब वो बस वाला रूट बंद है। अब वो बस का रूट बंद है। ये बताइए पहली टिकट सर, मैं आपसे सुनिए ना, सुनिए, आपने इतनी अच्छी चिट्ठी जारी करी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पहला टिकट किसका कटवाना चाहेंगे? दुबे जी बताएं। अबू आसिम आजमी का करते हैं पहला। अबू आसिम आजमी का पहला टिकट पाकिस्तान का कटवाएंगे, ये शिवसेना की तरफ से शिवसेना यूबीटी कह रही है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसमें जो है थोड़ा सा इसमें हाथ बटाना चाहिए। कम से कम बस की व्यवस्था, टिकट की व्यवस्था जो है शिवसेना यूबीटी कर रही है, तो मुझे लगता है एयरपोर्ट तक बस की व्यवस्था समाजवादी पार्टी जो है दिल्ली से जो है एक बस भिजवा दे। तहसीन भाई क्या करेंगे? तहसीन भाई के पास जा रहा हूं मैं, तहसीन भाई के पास मैं जा रहा हूं, तहसीन भाई के पास मैं जा रहा हूं पूछने के लिए कि तहसीन भाई कहां हाथ बटाएंगे, मैं पूछने जा रहा हूं। लेकिन पैसा है, उद्योगपति है नहीं, वो ठीक है, वो किसके पास कितना पैसा है उसमें नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि नेताओं के पास कहां से पैसा होता है, बेचारे उद्योगपति भी उनके सामने कई बार शर्मिंदा हो जाते हैं, इसलिए वो छोड़ दीजिए। लेकिन राधिका खेड़ा जी मेरे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। राधिका जी आऊंगा, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, ये पूरी डिबेट जो है, देखिए अब तो शिवसेना यूबीटी ने साफ कर बोले पाकिस्तान जाइए अगर आपको औरंगजेब पसंद है। लेकिन मैं देख रहा हूं इतने सारे नेता हैं तो पूरी फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी। कांग्रेस के आधे नेता होंगे, आधे समाजवादी पार्टी होंगे, अभी थोड़ी देर बाद आरजेडी के भी आएंगे, कई सारे नेता आएंगे, तो पूरी मुझे लगता है एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक करनी होगी पाकिस्तान भेजने के लिए औरंगजेब प्रेमी गैंग को। उससे अच्छा एक सुझाव है, वो अमेरिका वाली फ्लाइट आ रही है ना, उसमें भेज दो। वहां पर थोड़ा वो फ्लाइट को पंजाब में लैंड होते उसी फ्लाइट में उसी व्यवस्था में भेज दो। चार्टर फ्लाइट आप थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं। देखिए, मुझे दो चीज समझ में आता। मैं छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र से आता हूँ, और ये सारी बातें छोड़ दीजिए फिल्म में क्या लिखा है, किसने क्या कहा। खुद औरंगजेब अपनी हिस्ट्री में, अपनी बायोग्राफी
में क्या लिखते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, बस उतना ही पढ़ लीजिए। बिल्कुल। ये जो टॉर्चर था, क्योंकि एक हमारी मोहतरमा एक्ट्रेस भी है जो तालिबान को पसंद करते, जो मौलाना साहब, उनके पास भी गई थी अपनी शौहर के लिए। आप सुनिए तहसीन भाई, आप बी कैटेगरी की सी ग्रेड हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो मुझे लगता है दूरदर्शन पर बी कैटेगरी की सी ग्रेड हीरोइन का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस कैटेगरी के फिल्में ना हम दिखाते हैं, ना हम उस कैटेगरी के लोगों का जिक्र करते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं आपका किस तरह विचार है। जी बोलिए। तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि ये फिक्शनल है। अगर किसी ने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हो, इससे ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड इतिहास कहीं नहीं है शायद दुनिया में। खुद औरंगजेब लिखते हैं कि उन्होंने किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को, गुरु तेज बहादुर जी को किस तरह से टॉर्चर किया था, किस तरह से उनकी हत्या की थी, किस क्रूरता से उनकी हत्या की थी। बात पिछले राजा महाराजाओं की नहीं है, बात सिर्फ पॉलिटिकल, क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, पॉलिटिकल बात करनी है। कौन सा मुसलमान औरंगजेब से आइडेंटिफाई करता है? कोई नहीं। जिनका आपने नाम लिया, कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महाराष्ट्र से, वो राज्यसभा में भेजे गए, जहाँ से लोकसभा लड़ा था, 3000 वोट भी नहीं मिले, उनकी डिपॉजिट जब्त होगी, लेकिन महाराष्ट्र से गए। वो जाके औरंगजेब के कब्र पर अगर वहां पर नमाज पढ़ते या वहां पर वो कुछ अपनी वहां पर दुआएं लेते, मुझे सोचता है इससे ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों का अपमान नहीं है। इसलिए तो कांग्रेस की हालत हुई। और मैं जेन्युइनली मानता हूँ, देश में बहुत सारे मुद्दे, मैं चाहता हूँ कि अशोक जी के शो पर आकर मैं भाजपा को उन मुद्दों पर घेरूं जो देश के असल मुद्दे हैं, इनकम टैक्स है, फॉरेन अफेयर्स है, वो छोड़कर बार बार ये लोग इन मुद्दों पर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जिस समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक का आपने जिक्र किया, वो एक रिपीट ऑफेंडर है। यहाँ पर यादव भाई बैठे हुए, चुनाव में आनंद भाई बैठे और आनंद भाई में सर पकड़ते थे। उन्होंने चुनाव में क्या नहीं किया हमें हराने के लिए, एमवीए के गठबंधन को। जाके वो ऐसे मौलाना को मिले, वो मौलाना चाहता था कि भारत में गजवाए हिंद हो। अभी ऐसे मौलाना को जाके महाराष्ट्र के चुनाव में उस विधायक ने वो मिले, वो महिलाओं के बारे में क्या क्या टिप्पणी करते हैं, उनकी खुद की, मैं किसी पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता। उनका बेटा हालांकि मेरा अच्छा दोस्त है, उनके खुद का बेटे का व्यवसाय है, उनकी डॉटर इन लॉ फिल्म इंडस्ट्री में रही, और अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके परिवार के लोग सब अच्छे काम करें, रेस्टोरेंट करे, उसमें नाइट क्लब हो, पब हो, बार हो, आपके डॉटर इन लॉ एक्टर हो, उसमें कोई गलत बात नहीं। प्लीज मुझे अन्यथा मत लेना, वो अच्छी बात है, करो। लेकिन दूसरों के बच्चे को आप चाहते हो बुर्खा में रहे, दूसरे के बच्चे तालीम ना ले, दूसरे के बच्चे के लिए ऑर्थोडॉक्सी, दूसरे के बच्चों के लिए आप ऐसे मौलानाओं को मिलो जो चाहते कि तालिबान अच्छा हो, जहां पे महिलाओं की शिक्षा नहीं हो। ये हिपोक्रेसी है, और ये कोई भी मुसलमान इसको कबूल नहीं करता है। तो इसे मुसलमान का भी वोट आपको नहीं मिलता है। मुसलमान बच्चों और हिंदू बच्चों का एक ही दुश्मन है, वो बेरोजगारी, वो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो हमें देना है, उस पर हम बातचीत, आनंद भाई, उस पर सरकार को घेरना चाहते। बार बार ये लोग डाइवर्ट करते, फिर हम भाजपा को कहते हैं भाजपा क्यों इस मुद्दे पर आती। भाजपा तो पॉलिटिकल पार्टी, वो तो करेगी पॉलिटिक्स, हम क्यों नहीं कर पा रहे। सवाल यहां पर आता, कितनी बार आपके शो पे आके कैसे इनको डिफेंड करें। सर तहसीन जी देखिए ना, अब अबू आजमी जो हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, वो थोड़ा बैकफुट पर आए। उन्होंने जो है कहा कि नहीं मेरे बयान से, हालांकि उन्होंने बड़ा ढका छिपा सा जो है स्टेटमेंट से, उन्होंने कहा अगर मेरे बयान से कोई ऑफेंड हुआ है तो भाई मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन अबू आजमी जो है वो अपने बयान को वापस लेने के लिए कह रहे, कोई भी रीजन हो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लंबी फेहरिस्त आ जाती है, लंबे नेता, इतने लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है जो उनके पीछे खड़े होके उनका समर्थन करने आते हैं। इसलिए फिर हमें तो चर्चा करनी पड़ती है भाई। हमको लगता है कि अगर देश में ऐसे नेता हैं जो आज भी औरंगजेब के गुण गा रहे हैं, जिसने भारत को गजवा हिंद बनाने की कोशिश की, भारत को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की, तो भैया ये तो हमको बताना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं का चरित्र क्या। और फिर से कह रहा हूं, ये वही तमाम नेता हैं जो राम मंदिर नहीं जाते, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। और आपने कहा कि अबू आजमी सीरियल ऑफेंडर है। देखिए समाजवादी पार्टी सीरियल ऑफेंडर है सर, समाजवादी पार्टी में ऐसे सीरियल ऑफेंडर्स की लिस्ट है। आखिर क्या अबू आजमी ने आज औरंगजेब को कहा, उसके पहले अबू आजमी ने जो है इसके पहले उन्होंने वीर सावरकर के लिए बयान दिया था, और उसके बाद आजम खान ने कहा भारत माता डायन है। यह आजम खान का बयान था। इनके एक और सांसद शफीकुर रहमान बर्ग थे। जब संसद के अंदर वंदे मातरम हो रहा था तो उनका एक बड़ा पुराना वीडियो उठकर जो है सीधा सीधा चलते चले गए। उन्होंने बोला वंदे मातरम पे हम तो नहीं खड़े होंगे भाई। तो ये पूरी की पूरी पार्टी सीरियल ऑफेंडर्स की है। राधिका खेड़ा जी कैसे देखती है इस पूरे विवाद को? और सवाल फिर यही है कि आखिर इन लोगों का कोई इलाज तो होना चाहिए ना। शिवसेना यूबीटी कह रही है भाई इनका पाकिस्तान हम टिकट कटाने के लिए तैयार हैं, तो सरकार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे लोगों को, अगर आपके विरोधी पार्टियां भी कह रही है ऐसे लोगों की जगह पाकिस्तान में है,
तो मुझे लगता है सचमुच इन ऐसे लोगों के लिए जगह पाकिस्तान ही बची है अब। ये एक लाइलाज बीमारी है जो अभी इंडिया अलायंस के अंदर है। और मैं सुन रही थी अभी हमारे मित्र यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान भेजना चाहिए, मैं सबसे पहले टिकट कटवाऊंगा। अरे तो अपने नेता को बोल के सबसे पहले इंडिया अलायंस से बाहर आ जाइए, पहले तो इसी से शुरुआत कर दीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर उद्धव भाई ठाकरे जी के प्रवक्ता इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं तो वो अभी भी अलायंस में क्यों है समाजवादी पार्टी के साथ, वो अभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस में, इंडिया अलायंस में क्यों है? सारे तार तोड़ दीजिए ना। अगर आप कह रहे हैं हमारे लिए देश राष्ट्र सबसे ऊपर है, जब राष्ट्र की बात आती है तो हम किसी भी अलायंस को नहीं मानते, तो तोड़िए, निकालिए एक स्टेटमेंट कि अब हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, जो राष्ट्र के खिलाफ और औरंगजेब के कसीदे पढ़ रही है, औरंगजेब फैन क्लब बन चुकी है। इंडिया अलायंस को तो अपना नाम बदल के औरंगजेब फैन क्लब रख देना चाहिए। जिस प्रकार से एक के बाद एक सामने आ रही है चीजें, शुरुआत स्वरा भास्कर ने करी, उसके बाद अबू आजमी हो, उसके बाद चाहे इमरान मसूद हो, और भी निकल के आगे कई तो अभी तक हमारे साथ पहुंची भी नहीं होगी, बोला सबने होगा क्योंकि इन लोगों को है। पर मुझे समझ नहीं आता कि, और तहसीन जी भी जो कह रहे थे कि ठीक है आप लोग आज कंडेम कर रहे हैं तो वॉक आउट ऑफ द अलायंस ना, आपको किसी ने बांध के क्यों रखा है? अगर इतना ही कुछ है, सरकार ने जो करना है वो तो करेगी, पर पहले आप अपना घर तो संभालिए। दूसरी बात मुझे जो बहुत हैरानी की लगती है अशोक जी, कि देखिए ना लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं, ये होता है, उसके बाद इन्हीं साहब के बेटे गोवा में बंदूक दिखाते हैं, लोगों को बंदूक दिखा के डरा रहे हैं, अबू आजमी के बेटे। तो फिर भी इन लोगों को, मुझे हेलो मेरे कान में बहुत जोर की आवाज आ रही है। नहीं, अच्छा आपका इको तो नहीं कर रहा? मैं ठीक करवाने के लिए बोलता हूं अगर आपको इको कर रहा है साउंड तो। जी राधिका जी, अच्छा मैं आता हूं उसको ठीक करवा के। जरा राधिका जी के ईपी में क्या प्रॉब्लम है उनको जरा आवाज सुनाई दे। जी आनंद दुबे जी बोलिए। आनंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि भाई ये कब तक चलता रहेगा कि हर बयान पर आप कहेंगे कि भाई, और आप तो आधिकारिक प्रवक्ता है, लेकिन अक्सर मेरी डिबेट में जब किशोर तिवारी जी जुड़ते हैं तो किशोर तिवारी जी तो छूटती कह देते हैं मैं उद्धव जी से जा रहा हूं बात करने और अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो कम से कम मेरी डिबेट में 1.5 साल में कम से कम 150 बार बोल चुके हैं अब हम गठबंधन। अशोक भाई ऐसा है कि अब गठबंधन बचा कहाँ है? इसकी कोई मीटिंग हुई है? इसकी कोई नियम कानून है? इसका कोई दिशा है? इसका कोई रास्ता है? हम लोग 1000 बार कह गए कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा। बीजेपी जैसा बनने का मतलब है कि जागरूक बनना होगा, साम दाम दंड भेद हर चीज की तैयारी करनी होगी, तब तो बीजेपी से लड़ोगे। इंडिया गठबंधन की ना कोई मीटिंग होती है, ना कोई इसका नेता है, ना कोई चेहरा है। तो खैर उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, पर आप इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है? अभी आज की ऑफिशियल पोजीशन क्या है आपकी पार्टी की? अब हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई गठबंधन है, ममता दीदी अलग है। अब देखो कितना हंस रही है राधिका बहन, तो ये कितनी खुश हो गई, देखिए ना इतनी खुश है। ये अपने दुख से दुखी नहीं है, हमें क्या दुख है? हम लोगों के दुख से दुखी है, हम लोगों के दुख से सुखी है। सर एक बात बताइए आनंद भाई, 21 राज्यों में हमारी सरकार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, देश प्रगति पे है, एक के बाद एक देश की जनता हमें विश्वास जता रही है, आप लोगों को खत्म कर रही है। आप लोग आपस में ही लड़ पड़े। पहले तो जनता ने जो आपको वोट दिए सो दिए, आज वो जनता ये सोच रही होगी कि हमने 90 वोट क्यों 90 सीटें क्यों राहुल गांधी को दे दी। 99 9 सीटें कम मत कीजिए, 99 सीटें दी 99 हो, बात एक ही है, रहना तो तब भी ऑपोजिशन में ही है। तो वो भी सोच रहे होंगे कि इसलिए कभी आप लोग एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। लेकिन एक चीज पे चलिए, आज मैं बहुत इस बात को वेलकम करती हूं कि किस तरीके से आपने आके सीधा बोला उन्हें पाकिस्तान भेजिए। आपने बोला कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, आपने कम से कम कंडेम करने की हिम्मत तो करी। लेकिन अब देखिए आम आदमी पार्टी जिनकी पंजाब में सरकार है, आज उन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के साथ दिल्ली में चुनाव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गए थे, दोनों एक हो गए थे, और जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया, उनके लिए एक शब्द अभी तक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब से नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी से तो आप उम्मीद क्या करेंगे जिनका सिखों का
नरसिंहार और उनका खून जिनके हाथ रंगे हुए हैं वो तो औरंगजेब करेंगे ही। ओके, नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो हश्र है वो देख रहा है। और मैं मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए आज जो है ना वो दौर नहीं है कि जब आप औरंगजेब, मुगल महान और मुगलों की इतिहास की गाथाएं, झूठी सच्ची गाथाएं पढ़ा के लोगों को बरगला सके। आज लोगों के पास ना पूरे दुनिया में जो इतिहासकार हैं वो लोगों के पास वो सारी किताबें खुली हुई हैं, लोग सब किताब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो फिर सब आकलन करते हैं। तो इसलिए चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर यह है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आज पटखनी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता ने सवाल उठाया था, आज रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एक और मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया से। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए आज की इस जीत में और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी पटखनी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने आज 250 से ज्यादा स्कोर बना दिया था और दुबई की पिच पर यह स्कोर अच्छा माना जा रहा था, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है। और इस तरह से 4 विकेट से हराने के बाद, भारत को 4 विकेट से हराने के बाद जो है वो जो है भारत अब फाइनल में पहुंच गया है। कोहली ने एक बार फिर विराट पारी खेली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे संवाददाता, स्पोर्ट्स संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, एक और शानदार जीत भारत के खाते में और विराट कोहली की दमदार पारी, रोहित शर्मा की दमदार कप्तानी। लग रहा था जो मैच था, जो स्कोर था ऑस्ट्रेलिया ने बनाया वो चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन भारत ने इसको आसानी से हासिल कर लिया। बिल्कुल अशोक, और इसी को कहा जाएगा कि टीम जो है वो किस तरह से यूनाइटेड है, किस तरह से अपने टारगेट को समझ रही है। इस बात को इस जीत ने कहीं ना कहीं ये तय कर दिया है, क्योंकि आप अगर पूरा भारतीय टीम के अभियान को उठा करके देखें तो जिस तरह से बांग्लादेश को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया और अब ऑस्ट्रेलिया को हराया सेमीफाइनल में आकर के, क्योंकि बहुत सारी बातें ये चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो जब नॉकआउट स्टेजेस में आती है तो वो एक अलग तरीके की टीम होती है। वो आईसीसी के इवेंट्स में एक जब नॉकआउट स्टेज में पहुंच जाती है तो वो फिर एक बदली हुई पूरी टीम जो है वो नजर आती है। और कहीं ना कहीं उस बात को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दुबई में साबित करने की भी पूरी कोशिश की, क्योंककि जिस तरह से हम जानते हैं कि दुबई की ये जो पिच है वो एक धीमी पिच थी और इस पर 264 रन का स्कोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया था और 265 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर जो था वो भारत के सामने था, क्योंकि ये पिच जो है वो धीमी है, पूरी तरह से गेंद जो है वो बल्ले पे नहीं आती है, थोड़ा धीमे होकर के आती है। उसे खेलना जो होता है वो अंडर लाइट्स में खेलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शायद इसी को कहते हैं बेहतर टैक्टिक्स, इसी को कहा जाता है बेहतर तरीके से खुद को सामने रखना, अच्छे से होमवर्क को अपने पूरा कंप्लीट करना। कि किस तरह से भारतीय टीम ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भले ही रोहित शर्मा ना चले हों, भले ही शुभमन गिल जो है वो सस्ते में आउट हो गए हों, लेकिन टीम का मिडिल ऑर्डर जो है वो सक्षम है टीम को जीत दिलाने में। और एक बार फिर से विराट कोहली ने वो 84 रन की जो महत्वपूर्ण पारी खेली है, शतक भले ही नहीं आया लेकिन 84 रन की वो पारी ने इस बात को लिख दिया कि टीम इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। तो जाहिर तौर पर विराट कोहली की यहाँ पे तारीफ है और जिस तरह से एक फिनिशर की भूमिका में हार्दिक पांड्या जो हैं वो अपनी भूमिका को अदा करते रहे हैं, तो वो भी एक यहाँ पर एक बड़ा पार्ट जो है वो इस जीत में हार्दिक पांड्या की पारी ने प्ले किया है। तो कह सकते हैं कि ये टीम जो है वो बेहद संतुलित हुई दिख रही है। टीम, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जब किसी भी इस मल्टीपल जैसे टीम इवेंट में जब आप उतरते हैं तो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि आप किस तरह की मेंटालिटी के साथ, किस तरह की सोच के साथ और कितनी एकजुटता के साथ अपनी चुनौती को पेश कर रहे हैं। तो वो भारतीय टीम ने हर मोर्चे पर साबित किया है, चाहे गेंदबाजी का मोर्चा हो, चाहे बल्लेबाजी के मोर्चे पर बात हो। फील्डिंग को लेकर के शुरू में जो 2 मैचेस थे वहाँ पर कुछ कमियाँ ज़रूर दिखाई दी, लेकिन इसी को कहा जाता है कि आप अपनी गलतियों से कितनी जल्दी सीख रहे हैं। तो इस सीख को पहले टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दुरुस्त किया और आज हमने देखा कि किस तरह से एक अच्छी फील्डिंग की जो कहना चाहिए जो एक प्रयास था वो ऑस्ट्रेलिया के सामने भी टीम ने रखा। तो गौरव, आज के मैच के बाद भारत की
फाइनल जीतने की संभावनाएं लग रहा है कि बहुत बढ़ गई हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड को पहले हराया, अब ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो 2 महत्वपूर्ण टीम थी बड़ी। देखिए अब फाइनल में भारत किस टीम से भिड़ेगा ये भी एक बहुत बड़ा रोल मैटर करता है, क्योंकि अब जो दूसरा सेमीफाइनल है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच है। ये दोनों जो टीमें हैं वो पाकिस्तान की कंडीशंस के बीच में खेल करके ये फिर अब दुबई, क्योंकि इन्हें आना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर प्लस जो पॉइंट है वो भारत के साथ है, क्योंकि भारत ने अपने सभी मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले हैं। टीम को अपनी एक एक कंडीशंस की यहाँ से पता है और किस तरह से किस वक्त पर गेंद जो है वो टर्न लेगी और क्या एक स्कोर जो होना चाहिए उस स्कोर को हम अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं, या फिर क्या एक टारगेट जो है वो हम अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। इस टीम को ये अब अच्छे तरीके से मालूम है। रही बात अब दूसरे सेमीफाइनल में भी, तो जहां दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड होंगे, तो दक्षिण अफ्रीका को मैं मानता हूं कि अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम यहां पर टीम इंडिया से सामना करती है, फाइनल में पहुंचने में अगर कामयाब होती है, तो ये एक बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को भले ही चोकर्स कहा जाए, लेकिन इस बार टीम जो है जिस रंग में दिख रही दक्षिण अफ्रीका की, वो कहीं ना कहीं अपने पर से इस टैग को जो है वो दूर करने की पूरी कोशिश, भरसक कोशिश जो है वो प्रयास जो है वो सामने देखने को मिलेगा। तो टीम को, भारतीय टीम की जहां तक आपने बात की, तो ये जो कॉम्बिनेशन है जो जिसको लेकर के टीम जो है वो दुबई गई थी, खासतौर से 5 स्पिनर्स को लेकर के टीम गई थी, और जब 5 स्पिनर्स को लेकर के गौतम गंभीर की अगुवाई के प्रशिक्षण में ये टीम जब पहुंची थी दुबई, तो काफी सवाल भी उठे थे कि आखिरकार इतने स्पिनर्स की क्या जरूरत है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम ने इस बात को साबित किया कि किस तरह से आज जब 4 स्पिनर्स जो हैं वो मुकाबले में उतरे, तो उन्होंने न केवल एक रन गति पर ऑस्ट्रेलिया की कंट्रोल रखा, बल्कि उस कंट्रोल का एक फायदा, दूसरा पहलू ये भी हुआ कि मोहम्मद शमी जो कि एक पेसर हैं, उन्होंने भी अर्ली स्ट्राइक्स जो है वो करने में उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। तो इसी को कहते हैं कि आपको एक छोर से दूसरे छोर का किस तरह से फायदा मिल रहा है, तो ये जो होती है वो बड़ी तस्वीर होती है। और इस तरह के टूर्नामेंट में अगर इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आए, तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि आप 2013 के बाद अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, तो रोहित शर्मा जो है वो एक बार फिर से जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है वो भी उठाने में कामयाब रहेंगे। अशोक जी, तो गौरव, यानी कह सकते हैं आज जैसे मोहम्मद शमी की भी बात की, अब पूरी टीम जो है रंग में दिखने लगी है। आज मोहम्मद शमी ने भी 3 विकेट लिए। अब तक लोग उनकी गेंदबाजी से बहुत जो है वो संतुष्ट नहीं थे, तो पूरी टीम कह सकते हैं आप बिल्कुल एकजुट दिख रही है और साथ साथ पूरी टीम रंग में आ गई है और फाइनल के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो किस तरह से, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जब हमारा कैंपेन जो है वो एक तरह से कहना चाहिए डिरेल हो गया था, तो काफ़ी सवाल उठे थे। विराट कोहली पर परफॉर्मेंस पर सवाल उठे थे, रोहित शर्मा पे काफ़ी सवाल उठे थे, और इन दोनों को यहाँ तक की सलाह दी गई थी कि इनको अब शायद डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा खेलना चाहिए और BCCI को अब इन्हें कहीं ना कहीं रेस्ट देना चाहिए, बाकी प्लेयर्स को आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, और यहाँ पर एक बार फिर से अगर वो अपने बल्ले से अपनी काबिलियत को और टीम को अगर खिताब जिता सकते हैं, तो ये शायद उनके जो करियर में है वो एक गोल्डन चैप्टर के तौर पर सामने होगा। और ये बात टीम, न केवल ये दोनों खिलाड़ी बल्कि टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं, खासतौर से जिस तरह से आपने बात की शुभमन गिल के, अगर आज का मैच और पिछला मैच अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पहले के मैचेस को देखा जाए तो एक काफ़ी कॉन्फिडेंट नोट पर उन्होंने खुद को सामने रखा है, और जिसका फायदा जो है वो हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी देखने को मिला और पाकिस्तान के खिलाफ भी देखने को मिला। रही बात बाकी प्लेयर्स की, तो हार्दिक पांड्या एक अच्छे फिनिशर के तौर पर उन्होंने अपने आप को सामने रखा। आज के मैच में भी जिस तरह से उन्होंने कहना चाहिए 2 छक्के लगाए, उसने एक जो प्रेशर बिल्डअप होता है कहीं ना कहीं जो लास्ट मोमेंट पे, उस प्रेशर को पूरी तरह से खत्म किया। KL राहुल की बात करें, KL राहुल जो है उन्होंने एक ऐसे मोड़ पर, क्योंकि विकेट भी बचानी होती है और टीम को जीत के करीब भी ले जाना होता है, टीम को जीत भी दिलाना होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपका टेस्ट होता है, आपका टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, कोई आप गलत शॉट ना खेले, उसको बखूबी KL राहुल ने आज यहाँ पर सामने रखा, और साथ ही साथ अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। तो जाहिर सी बात है कि जो आप लगातार देख रहे हैं, देश में खुशी का माहौल है। जिस तरह से भारत ने आज सेमीफाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया को, 4 विकेट से हराया, और अब भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है।
और भारत से जीत की अब उम्मीदें भी लग गई हैं, क्योंकि पूरी टीम जो है एकजुट है, पूरी टीम गजब का परफॉर्म कर रही है। पहले न्यूजीलैंड को हराया और अब ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो अब जो है भारत की जीत, विजय की संभावनाएं जो है फाइनल में भी जाहिर सी बात है बहुत बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हमने आपको बताया। तो एक तरफ भारत की जो क्रिकेट टीम है, भारत की क्रिकेट टीम लगातार जीत रही है, दूसरी तरफ जो इंडी जो गठबंधन है उसकी टीम लगातार पिट रही है। और इसलिए पिट रही है क्योंकि उनके पास शमा मोहम्मद जैसे जो हैं खिलाड़ी हैं, उनके पास जो है अबू आज़मी जैसे खिलाड़ी हैं, उनके पास इमरान मसूद जैसे खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। औरंगज़ेब प्रेमी गैंग है, तो फिर औरंगज़ेब प्रेमी गैंग जो है भारत में तो कम से कम जीत नहीं सकता। अब वो भारत नहीं रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे औरंगज़ेब प्रेमी गैंग पर एक बार फिर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम औरंगज़ेब प्रेमी गैंग की बात कर रहे हैं। औरंगज़ेब प्रेमी गैंग जिन्हें औरंगज़ेब से है प्यार, इसलिए उन्होंने भगवान राम को किया था इनकार, क्योंकि भगवान राम के मंदिर में जो जो नहीं गया वो सब आप आज औरंगज़ेब के प्रति प्यार दिखा रहे हैं। क्या ये महज संयोग है, प्रयोग है, या क्या, इस सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं, पहले 4 मेहमान जुड़े थे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ राधिका खेड़ा जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तहसीन पूनावाला जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और आनंद दुबे जी शिवसेना UBT के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी फिलहाल मेरे साथ नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के। लेकिन जल्दी से तहसीन पूनावाला जी, मैंने कहा कि भारत की टीम तो जीत रही है, लेकिन ये इंडी गठबंधन की जो टीम है वो लगातार पिट रही है। तहसीन जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है तहसीन जी फ्रीज हो गए। नहीं, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। अच्छा, आपका फ्रेम फ्रीज है। मैं ये कह रहा था कि ये इंडिया की टीम तो जीत गई है, लेकिन जो इंडी गठबंधन की टीम है लगातार पिट रही है, क्योंकि उनके पास शमा मोहम्मद जैसे खिलाड़ी हैं, उनके पास अबू आज़मी जैसे खिलाड़ी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इमरान मसूद हैं, उदित राज हैं। ऐसे खिलाड़ी तो अपने गठबंधन का सत्यानाश ही करेंगे। सबसे पहले अशोक भाई, आपको, आनंद भाई को, राधिका को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। भारत जीत गया और उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा जी की कैप्टनसी में भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। और अब मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, रोहित शर्मा ठीक कैप्टन है या नहीं है? क्या अभी भी वो मीडियोकर कैप्टन है जो लकी है, जो लकी हो गया कैप्टन बनने का? मतलब देखिए ना, मतलब मैं दोबारा से कह रहा हूं, और मैं आनंद की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि भाजपा को हराना, और बिल्कुल हमें हराना चाहिए, हम विपक्ष में, तो हमें मुद्दों पर लड़ना चाहिए। अगर हम ही जाकर, जैसे क्रिकेटिंग भाषा में, हिट विकेट हो गए तो क्या कहेंगे? कल जो विवादित स्टेटमेंट ट्वीट हुआ, उसके बाद मैंने एक लाइन कही थी कि वो जो प्रवक्ता है वो तो झाकी है, मनीष शंकर अय्यर और सैम पिट्रोडा भी बाकी है। तो अभी उनका तो है, हम हिट विकेट होते हैं, अब हम करते हैं हिट विकेट, ठीक है, महाराष्ट्र में कर लिया हमने हिट विकेट। बट जेन्युइनली, सीरियसली, ऑपोजिशन को ये समझना चाहिए कि देश को एक विपक्ष की जरूरत है और देश के मुद्दे उठाने जरूरी है।
और देश का मुद्दा ये नहीं कि कौन सा व्यक्ति का वेट क्या है, कौन से कप्तान का वेट क्या है, ये मुद्दे नहीं। औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, उसके खुद के इतिहास में औरंगजेब ने लिखा है उसने क्या क्या किया। देश के मुद्दे वर्तमान में हम कैसे भारत को आगे ले जा सकते, अगले 50 साल में भारत के लिए क्या विजन हो सकता है। तो अगर हम उन मुद्दों पर लड़े, मुझे उम्मीद है हम भाजपा को हरा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिए स्टॉक मार्केट की क्या हालत होती है, करीबन 20 लाख करोड़ हट गया स्टॉक मार्केट से, हम उसमें चर्चा ही नहीं कर रहे, विपक्ष वो मुद्दे ही नहीं उठा रहा। मैं आज पुणे में हूँ, आनंद भाई शायद मुंबई में हो गए। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भारत के दोनों सबसे पैसे वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, बाबू चला रहे हमारे सिटीज को। विपक्ष को गवर्नर के हाउस और हाईकोर्ट के बाहर बैठना चाहिए। हम कौन से मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आप सोचिए। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है मुंबई में। आपने जो कहा वो उससे बात से मैं सहमत हूं। देखिए, जब शमा मोहम्मद जैसे प्रवक्ता होंगे जो भारत की टीम के कप्तान पर टिप्पणी कर देंगे, जब अबू आजमी जैसे लोग हैं औरंगजेब की महिमा मंडन करने लगेंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है ये मुद्दे देश में बनेंगे और उन पर चर्चा होगी। और उसके बाद जो तकलीफ आपको है वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है, और वो मुझे लगता है उन सब पर चर्चा हो, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगा। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, दरअसल जो आपने कहा ना, आज के दौर में, देखिए आज के दौर में इन मुद्दों पर चर्चा, मैं ठीक है बाकी सब मुद्दों पर भी चर्चा हो, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा, ये औरंगजेब से प्यार क्यों उमड़ता है? क्या वास्तव में ये नेता जिम्मेदार हैं, या आपको कई लोगों को खराब लग सकता है। और जब हम आजकल नेहरू जी की बात करते हैं, लोग कहते हैं हर चीज़ के लिए नेहरू जी को दोष देते थे, लेकिन नेहरू जी को दोष इसलिए दिया जाता है क्योंकि आज़ादी के बाद इस देश का जब इतिहास लिखना शुरू हुआ, आधुनिक भारत का इतिहास, तब उसमें इस औरंगजेब को महान बताया गया। बताया गया कि औरंगजेब जो मंदिर तुड़वा नहीं रहा था, मंदिर बनवा रहा था। मैं तो देख रहा था औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर तुड़वाए। सोचिए, दिल्ली में कालका जी का मंदिर है, लोग जाते हैं, औरंगजेब ने दिल्ली में इस कालका जी मंदिर को तुड़वाया था, और जब तक औरंगजेब जिंदा था ये कालका जी का मंदिर बन नहीं पाया। दिल्ली के अंदर ओडिशा में जगन्नाथ भगवान का मंदिर, जगन्नाथ जी की जो प्रतिमाएं थी, उनकी जो वो थी, उनको ले लेकर लोग घूम रहे थे। कौन सा मंदिर नहीं तोड़वाया इस आदमी ने? लेकिन इसको नेहरू जी ने जो है क्या पढ़वाया कि ये बड़ा, ये तो मंदिर बनवा रहा था। और अभी इसी जगह पर दिल्ली और देश में एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में साल 2022 तक यह पढ़ाया जा रहा था कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए। एक मिनट आ रहा हूं आनंद जी, मैं पूरी बात कर लूं। उसके बाद एक आरटीआई लगती है, आरटीआई लगाकर सवाल पूछा जाता है कि आपने ये जानकारी, इसका स्रोत क्या है कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए? तो एनसीईआरटी का जवाब आता है हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है। और उसके बाद एनसीईआरटी की किताबें बदली जाती हैं। 1951 में नेहरू जी ने 1951 में जो औरंगजेब की कब्र थी उसको बाकायदा जो है एएसआई संरक्षित इमारत घोषित कर दिया। और इसी दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड थी, और इसी महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद नाम का शहर था। अभी पिछले चुनाव में भी इंडी गठबंधन की कई पार्टियां, मुझे नहीं मालूम उनका कितना सपोर्ट था, लेकिन एआईएमएम जैसी पार्टी कह रही थी कि नहीं, हम तो औरंगाबाद ही नाम इसका रखेंगे। तो जिस देश में आप नाम हमने चेंज किया था, एनडीए ने चेंज किया था, उद्धव ठाकरे जी ने चेंज किया। अरे सर, एक मिनट, मैं आ रहा हूं, रुकिए। मैं कह रहा हूं किसी ने चेंज किया हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना कि ये सब चीजें क्यों? औरंगाबाद शहर, औरंगजेब रोड इस देश में क्या हिटलर जो है, हिटलर के देश में, जर्मनी में, क्या हिटलर के नाम पे कोई सड़क बन सकती है? लेकिन हिंदुस्तान में जो औरंगजेब रोड है, औरंगाबाद शहर, ये कैसे चलेगा? ये तो इतिहास लिखा, क्या उसके लिए उनका दोष नहीं? बोलिए आनंद दुबे जी। अशोक भाई पहले तो धन्यवाद, आपने धारा प्रवाह बोला। हमने आपकी पिच पर बहुत खेला, एक बार आप हमारी पिच पर खेले। बिल्कुल, एक मेरा सलाह है, मेरी एक बोलिए निवेदन है। आपकी पिच राष्ट्र के प्रति होगी तो मैं उस पिच पे जरूर खेलूंगा, खुल के खेलूंगा। हाँ, ये औरंगजेब करीबन 350 साल पहले मर गया, ठीक है। आज हम 2025 में एक काम करते हैं, केंद्र सरकार से आप भी बात करिए, हम भी बात करते हैं। इसका जो मजार है, जहां ये संभाजी नगर में जहां इसका कहीं मजार है, मैं तो नहीं जानता, उसको खुदवा के उखाड़ के चलिए कहीं समुद्र में फेंकवा देते हैं, पहला काम। दूसरा काम, इसके इतिहास से जुड़े जितनी चीजें हैं उसको नस्तो नाबूद कर देते हैं। इसका नाम, इसके नाम का सड़क, इसके नाम का कोई शहर, सब बर्बाद कर देते हैं। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। ये ससुरा जब तक जिंदा है, अब 2025 में हमें बार बार इसका नाम कौन लोग लेते हैं? हम तो चाहते हैं कि इसको दफन कर दीजिए, जैसे आतंकवादियों को कैसे दफन कर दिया जाता है कोई समुद्र में ले जाके, ओसामा बिन लादेन वादेन,
ऐसे ही औरंगिया को भी करके खत्म करिए। अब उसके लिए आप चिट्ठी लिखिए कि मैं लिखूं, तहसीन लिखे, राधिका, ठीक है वो आप तय करेंगे, बट खत्म करिए इसका झंझट। हम लोग भी परेशान हो गए। आपकी बात से मैं सहमत हूं। मुझे लगता है इस देश में ऐसा होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। बट कौन करेगा यार? लेकिन सुनिए ना, इस देश में आप क्या इस बात की गारंटी लेंगे? आप इंडी गठबंधन की आप मुझे नहीं, आप कह रहे हैं कि हमको नहीं पता हम है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप कम से कम विपक्ष की ओर से पहल तो करिए, और उसके बाद ऐसी आप चिट्ठी लिखेंगे तो आप चिट्ठी लिखेंगे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं सर, मैं तो छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन आप चिट्ठी लिखेंगे तो दूसरी चिट्ठी मेरी होगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन क्या आप अपने सहयोगियों को तैयार कर पाएंगे? लेकिन क्योंकि जब यह बात होगी कि औरंगजेब के तमाम जो है उसके जो बोर्ड है उनको कालिक पोत दी जाए, तो सबसे पहले आपके सहयोगी जिनके साथ आप चुनाव में जाते हैं, सबसे पहले वो खड़े होंगे, वो कहेंगे कि नहीं, इतिहास से क्यों मिटाना, औरंगजेब महान था। अब देखिए ना, आज भी आप कितने बेबस लग रहे हैं, आप बेबस लग रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी, अभी आप समाजवादी पार्टी को कह रहे थे, कांग्रेस के साथ तो आपका खुला गठबंधन है ना। कांग्रेस के लोग खुलकर औरंगजेब के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आप लोग कहां कुछ कर पा रहे हैं? अब क्या कहें, बताइए क्या कहें? ये दुर्गति को प्राप्त भी तो कांग्रेस ही हो रहे हैं ना, हम कहां हो रहे हैं? हम भी उसी के साथ हम भी पारस पत्थर की तरह, पारस तो सोना बनाता है। चलिए, आपने जो कहा मैं राधिका जी से उसका रिस्पॉन्ड लूंगा और फिर तहसीन जी के पास भी जाऊंगा। क्या वक्त आ गया है? औरंगजेब ऐसे जो तमाम आताताई जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और हिंदुओं की मंदिर तोड़कर मूर्तियों को जो मस्जिदें थी उनके दरवाजे पर गाड़ दिया ताकि लोग उनके ऊपर से चलते हुए जाए, क्या ऐसे आताताइयों के लिए क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए कि उनका नाम इतिहास से गायब हो? इस पर चर्चा करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। चलो, 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से तहसीन पूनावाला जी, क्या करना चाहिए इस इतिहास में, जिस इतिहास में पढ़ाया गया कि औरंगजेब महान था? क्या करना चाहिए औरंगजेब के कि लोग औरंगजेब की जय जयकार कम से कम हिंदुस्तान में अब ना करें? अशोक जी, इस पर मुझे शायद क्योंकि मैं महाराष्ट्र की धरती से आता हूँ, हमने महाराष्ट्र में हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा है। कम से कम मैंने अपने बचपन के इतिहास में यही पढ़ा था, किस तरह से महाराज ने औरंगजेब को हराया, किस तरह से बाजीराव, पेशवा बाजीराव कभी भी एक युद्ध नहीं हारे। तो हमें तो ये इतिहास पढ़ाया गया। अब किसी कौन सा इतिहास पढ़ाया गया जो मोहतरमा जाती है तालिबान वाले मौलानाओं के पास, उन्होंने कौन सा पढ़ा है, क्योंकि वो वहां से एसोसिएटेड है वामपंथी एसोसिएशन से, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन आज 10 साल से 11 साल से सरकार में बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, दिल्ली में हमने भी दिल्ली में एनसीईआरटी की किताबों में संभाजी महाराज को नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। तो आज 11 साल से सरकार में कौन है सर? आज 11 साल से कौन है? नहीं, मैं 11 साल की, मैं 11 साल से नहीं, मैं जब पास हुआ उसको 11 साल से ज्यादा हो गया सर। मैं मानता हूं, लेकिन अब 11 साल से अब आप तो हटा दिया। अब तो एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण करा, वो तो हटा दिया चैप्टर, अब वो हटा दिया। अब तो मुगलों का चैप्टर सब हटाए जा रहे हैं, एक एक करके, जो मुगल महान थे। मैं इसके भी खिलाफ हूं, मुगलों का चैप्टर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत काम किया, हाँ ठीक है, वो सीखना चाहिए। मैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे हटा दिए गए, लेकिन जो ये सब चीजें दुरुस्त की जा रही है, ये तो मैंने कहा, हाँ ठीक है। लेकिन राधिका जी, जल्दी से आपका आखिरी कमेंट, क्या करना चाहिए? अशोक जी, जैसे आपने अभी बताया अभी इनको कि टेक्स्ट बुक से भी हटा दिया, लेकिन आपको याद है यही जब टेक्स्ट बुक से चीजें हटाई जा रही थी तो कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कैसे हाहाकार मचा दिया था इन लोगों ने, ये क्या हटा रहे हैं आप, बीच में से इतिहास डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब रोड का जब हमने दिल्ली से नाम बदला, 55 साल से ज्यादा इनकी सरकार रही और दिल्ली में, देश की राजधानी में औरंगजेब रोड नाम की सड़क
शर्मिंदगी की बात Exactly. है। और ये लोग तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लोग हमेशा से हिंदू आस्था का अपमान करने वाली पार्टी है। चलिए, समय इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए। और आनंद दुबे जी, मेरा आपको सुझाव है वो टिकट विकेट जरा निकलवा करके बताइएगा हमें भी, ताकि हम भी आपकी बात में बात आगे बढ़ा सके और थोड़ा सा हमारी तरफ से भी उसमें जो है कंट्रीब्यूशन होगा कि ऐसे औरंगजेब प्रेमियों को पाकिस्तान भेजने का वक्त आ गया। अगर शिवसेना यूबीटी कह रही है तो मुझे लगता है देश को शिवसेना यूबीटी के साथ खड़ा होना चाहिए, और ऐसे तमाम जो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के तमाम नेता हैं उनका अब टिकट कट जाना चाहिए। आज के लिए इतना है, इजाजत दीजिए, नमस्कार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली